नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। आज मैं आपके सामने ऐसा गंभीर मुद्दा लेकर आया हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्हें हमारे देश के महापुरुषों, विज्ञान और भविष्य में विकास की ओर अग्रसर होने के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान के बारे में सोचना था, उन मासूम छात्रों के दिमाग में कट्टरता का जहर आखिर कौन घोल रहा है? कौन है जो शिक्षा के मंदिर को मजहबी कट्टरता का अखाड़ा बना रहा है? जरा सोचिए। कर्नाटक से ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां एक प्राइवेट स्कूल के विज्ञान की प्रदर्शनी में चौथी में पढ़ने वाली छात्रा ने विवादित मॉडल पेश किया। 9 साल की इस बच्ची ने हिजाब पहनी महिला को मौत के बाद जन्नत और हिजाब नहीं पहनने वाली महिला को जहन्नुम नसीब होने का संदेश देने की कोशिश की। हिजाब पहनी महिला के शव पर फूलों को बिखेरा गया, जबकि हिजाब नहीं पहनने वाली महिला के शव पर सांप और बिच्छू दिखाया गया। बताइए आप, क्या दोष इन बच्चों का है? ऐसे बच्चों को परवरिश देने वाले उनके परिजनों की कट्टर सोच क्या है? सवाल है कि चौथी में पढ़ने वाली बच्ची के दिमाग में आखिर कौन ऐसा जहर घोल रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। पर्दे में रहकर आप एक मकाम बना सकते हैं। छोटे छोटे स्कूल के बच्चों में धार्मिक कट्टरवाद का जहर कौन भर रहा है? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया में एक स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो कर्नाटक के चामराजनगर के एक प्राइवेट स्कूल का है, जहां चौथी क्लास में पढ़ने वाली एक 9 साल की छात्रा ने स्कूल के साइंस एग्जीबिशन में एक मॉडल पेश किया। इस मॉडल का शीर्षक था आजाब एक कब्र। इसमें एक तरफ एक महिला की कब्र है जो बुर्का पहनती है, दूसरी तरफ एक ऐसी महिला की कब्र है जो पर्दा नहीं करती और स्कर्ट पहनती है। इस छोटी सी बच्ची ने प्रतीकात्मक रूप से इन दोनों कब्रों को बनाकर यह दिखाया कि जो महिला बुर्का और हिजाब पहनती है उसे मौत के बाद जन्नत नसीब होती है, और ऐसी महिला शहीद के खून से भी ज्यादा अफजल यानी पवित्र है। लेकिन जो महिला बुर्का या हिजाब नहीं पहनती है, ऐसी महिला को मौत के बाद जहन्नुम नसीब होता है और उसके शव को सांप और बिच्छू खाते हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि बुर्का पहनने वाली महिला के प्रतीकात्मक शव पर कैसे फूल बिखरे हैं। जो महिला हिजाब नहीं पहनती उसके शव को सांप और बिच्छू खा रहे हैं। जरा सोचिए, स्कूल के साइंस एग्जीबिशन में एक 9 साल की बच्ची प्रेजेंटेशन दे रही है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए हम इस स्कूल का नाम आपको नहीं बता रहे, लेकिन जरा सोचिए स्कूल में चल क्या रहा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने घटना का संज्ञान लिया और स्थानीय अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। ವಿಡಿಯೋ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಗು ಮಾತನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಗರದ BU ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಮಗು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನನಗೆ 3 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವರದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪುನಃ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। स्कूलों में हिजाब पहनने का विवाद भी इसी कर्नाटक से शुरू हुआ। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कहा था कि स्कूलों में ड्रेस कोड अनिवार्य है, हिजाब नहीं। लेकिन सवाल है कि आखिर इन बच्चों के दिमाग में ऐसी कट्टरता कौन भर रहा है? सवाल है कि मासूम बच्चों में धर्म के नाम पर ऐसा जहर कौन घोल रहा है? सबसे बड़ा सवाल है कि 21वीं सदी में इस तरह का जहर घोलकर देश के भविष्य को कट्टरपंथी क्यों बनाना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। रिपोर्ट आप देख चुके हैं। मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शबनम खान जुड़ी हुई हैं, नाजिया इलाही खान हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर शशिकांत शर्मा बाल मनोवैज्ञानिक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत ज़रूरी था इनका यहाँ पर होना। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष AIMZ के और इंडिया मुस्लिम जमात के। हमारे साथ में मुमताज़ आलम रजवी साहब, मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाजिया, समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या सवाल हो, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि एक छोटा बच्चा, एक छोटी बच्ची जिसको भविष्य अपना सुधारना है, जिसको विज्ञान के बारे में समझना है, जिसको मॉरल साइंस के बारे में समझना है, जिसको अपने को एक बेहतर नागरिक, एक जिम्मेदारी भरा इंसान के बारे में सोचना है, वो साइंस एग्जीबिशन में इस तरह का प्रोजेक्ट पेश कर रही है।
क्या कहा जाए, ये क्या है, ये सोच क्या है? हिमांशु जी, सबसे पहले आपको और सभी को पैनलिस्ट को हर हर महादेव, वंदे मातरम। बहुत दुर्भाग्य लगता है और बहुत अफसोस होता है हिमांशु जी, क्योंकि मैं भी शांतिपूर्ण समुदाय से आती हूँ, सुन्नत रसूल को मानती हूँ, अल कुरान पढ़ती हूँ, रोजा रख रही हूँ अभी। लेकिन बहुत बहुत अफसोस होता है जब इतनी छोटी छोटी बच्चियां हो या मेरे उम्र की लड़कियां हो, अगर वो हिजाब को ज्यादा मान्यता दे करके कुरान की पहली आयत इकरा का उल्लंघन करती है। इकरा मतलब पढ़ो। आप सोचिए कि साइंस एग्जीबिशन है और साइंस एग्जीबिशन में साइंस दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, साइंस की कोई बात ही नजर नहीं आ रही है। क्या है? अजाब कब्र। अब मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर की खुफिया राज। ये जो मौलवी मुल्ला है, ये ऐसी किताबें बच्चों को पढ़ाते हैं। बाग जन्नत यानी खुदाई बाग, ये किताब पश्चिम बंगाल में मिलता है, ये किताब लखनऊ में मिलता है, ये किताब जामा मस्जिद के पास मिलता है। और ऐसी किताबों में दुनिया भर की जन्नत की खूबसूरती, और जो कोई भी हिजाब ना पहने, जो कोई भी काफिरों को ना मारे, जो कोई भी हिंदुओं की प्रतिमा को ना तोड़े, जो कोई भी हिंदुओं को बुरा भला ना कहे, उसको जन्नत नहीं मिलेगा। आपको याद होगा और आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि मुस्कान जो अलकायदा के चीफ की बहुत जिगरी दोस्त थी, आज मुस्कान कहाँ है? ना सर्वोच्च न्यायपालिका की ये बात मानते हैं, ना ये न्यायपालिका की बात मानते हैं, ना ये बच्चियों को पढ़ने की तंबी करते हैं। ये क्या बता रहे हैं, ये क्या सिखा रहे हैं? मुसलमान घरों से लेकर के मौलवी, मुल्ला, कारी, मुफ्ती और फिर हमारे केरला में तो पीएफआई भी है। मुझे ऐसा लगता है कि मुस्कान की तरह हिमांशु जी ये भी अलकायदा की कोई मेंबर है, और मुझे लगता है कि इसको 2-3 साल होम में रखना चाहिए। इस बच्ची को चौथी में है, और किसने बहकाया है, किसने फुसलाया है, और किसने यह सारी बात कह करके इससे ये बुलवाने की कोशिश की है? कहीं ना कहीं देश में आतंक मचाने और आतंकी माहौल क्रिएट करने का ये सिलसिला जारी फिर से हुआ है मुस्कान की तरह। देखिए, आपने भी एक गंभीर बात कही है, लेकिन मैं सभी से बात करूंगा। तो शबनम, आप क्या समझती हैं इन तस्वीरों को एक साइंस एग्जीबिशन में इस तरह के प्रोजेक्ट को पेश करने पर किसकी गलती है? इस बच्ची के जहन में, इस बच्ची के दिमाग में कहां से आया ये? नहीं, ये सरासर मौलानाओं की गलती है हिमांशु भाई, क्योंकि मौलाना इसी तरीके से डराते हैं। मैं कहती हूँ कि हमारा तो शुरुआत ही होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, और उसका मकसद जो है समझाने का, इन्होंने कुछ और ही समझा रखा है। कहते हैं अल्लाह पाक निहायत रहम वाला और करम वाला है। तो जो निहायत रहम वाला और करम वाला होगा, क्या हम उसका इस तरीके का रूप दिखाएंगे कि वो जो हिजाब नहीं पहनेगी उसके लिए तो सारे लोग एक बराबर हैं। उसके लिए निक्कर वाली बेटी भी वैसी है, उसके लिए बुर्के वाली बेटी भी वैसी है। वो किस समय की बात है, किस समय ये कहा गया कि आप थोड़ा हिजाब में रहिए? वो जो भी रहा होगा पुराने जमाने का पैटर्न। क्या ये जो मौलाना यहाँ पर बड़ी बड़ी बात करते हैं, ये मौलाना खुद उन नियमों का पालन कर रहे हैं जो ये दूसरों को सिखाते हैं? और सोचिए, आप स्कूल में अगर ये किताब चल रही है तो सरकार से मेरी गुजारिश है, तुरंत ऐसे स्कूल में ही ताला डाल देना चाहिए जहां पर इस तरीके की किताबें पढ़ाई जा रही हो। क्योंकि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, जब तक हम मुल्ला का इस्लाम मानते रहेंगे, हम ये सब चीजें देखने को मिलती रहेंगी। जिस दिन हमने, इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। इस्लाम धर्म सिखाता है बेटी सर का ताज है, पढ़ाइए, बढ़ाइए, आगे लेकर जाइए। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद, जिनका नाम लेकर ये सब लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं, अरे उन्होंने ही तो बताया है कि पढ़ाई के लिए चाइना जाना पड़े तो जाइए। ये वाली पढ़ाई किसने बता दी कि अगर बिना बुरके वाली मरेगी तो उसके ऊपर कीड़े पड़ेंगे? तो भाई मौलाना साहब के ऊपर भी तो कीड़े पड़ेंगे जो टीवी में बैठ कर डिबेट कर रहे हैं। क्यों ये अच्छा, टीवी में बैठकर डिबेट करना? शबनम प्लीज बताइएगा, शबनम प्लीज बताइएगा, आप कह रहे हैं कि मौलाना साहब टीवी में बैठ के डिबेट कर रहे हैं तो इनको भी कीड़े पड़ेंगे। क्या इस बात का भी इस्लाम में मनाही है कि टीवी पर बैठ के आप चर्चा नहीं कर सकते? मैं नहीं बता रही हूँ ये यही लोग बताते हैं कि भाई हमारा तो देखिए, अगर हमने रमजान में कैमरा देख लिया तो हमारे अल्लाह तौबा, हमारे ये हो जाएगा वो। भाई जब आप अपने लिए आपको पता है टीवी में क्यों बैठे हो आप? अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, मैं सबसे बात करूंगा। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब हमारे साथ में हैं, बरेलवी साहब। मौलाना रजवी, जरा प्लीज आप मेरे को बताइए, ये जो छोटी सी बच्ची जो चौथी क्लास में है, जब वो इस तरह का प्रोजेक्ट साइंस एग्जीबिशन में पेश कर रही है और जो वो तर्क दे रही है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? आप कह रहे हैं ये सही है? मैं इस बच्ची के बयान से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। देखिए, हिंदुस्तान में दो तरह की सोचें हैं, विचारधारा है।
एक सूफी विचारधारा है और एक कट्टरपंथी विचारधारा है। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इसके माँ बाप या वालिद वालिदैन या स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स वगैरह कट्टरपंथी विचारधारा के हैं। दरअसल देखिए, हिजाब एक हमेशा इशू रहा है और पहले भी आपने देखा होगा कर्नाटक में ये हिजाब उभरा, फिर उसके बाद में ईरान में एहतजाज हुआ, फिर उसके बाद में यहाँ हिंदुस्तान में भी इस तरह के वाक़यात और हादसात पेश आते रहे और ये अब फिर ये कर्नाटक से ये मामला उभरा है। तो हिजाब एक मजहबी लिबास है और ये फ़र्ज़ नहीं है। कोई महिला पहनती है तो अच्छी बात है और नहीं पहनती है तो उस पर जो ऐसा नहीं है कि इस्लाम ये कहता है कूड़े बरसाओ। तो ये एक अगर कोई इस तरह की बातें करता है जैसे बच्ची ने बात की है तो ऐसा बच्ची की बातचीत से ये लगता है, बच्ची से बात ऐसा लगता है कि देखिए मैंने आपके बीच में मैं नहीं बोला हूँ, मैं कामिल तौर पर सबकी बातें मैंने सुनी है। तारीफ कर रही हूँ मौलाना साहब, मैं तो आपकी तारीफ कर रही हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कम से कम आप सही राह पर चल बाद में कर दीजिएगा, बाद में कर दीजिएगा। जरा सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने एकदम बिल्कुल शांति से मेरी सुनने की आदत है। तो देखिए ये जो है वो इस तरह की जो सोच रखने वाले लोग हैं ये कहीं न कहीं कट्टरपंथी विचारधारा से मुतासिर हैं, प्रभावित हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दरअसल इस्लाम जो है ना वो सहल है, बहुत सहल। अद्दीन युस्रुन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दीन बहुत आसान है और दीन को आज के लोग कुछ लोग जो है आपने इतनी सारी बातें कही, आपने इतनी सारी बातें कही, आप एक अहम पद पर हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो बुर्का पहन रही है उसकी कब्र पर फूल, जो बुर्का नहीं पहन रही है उसकी कब्र पर सांप बिच्छू, ये ठीक है कि नहीं है? बस इतना पूछ रहा हूं मैं। अच्छा देखिए, अब ये सवाल जो है ना उसको सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है। अगर उस महिला की जो छोटे कपड़े पहनने वाली है उसका अमल क्या है, बुर्का पहनने वाली है उसका अमल क्या है, कब्र में हिसाब किताब अमल की बुनियादों पर होगा, लिबास की बुनियाद पर नहीं होगा। जैसा उसका अमल होगा, अच्छे अमाल होंगे, अच्छे अफ़ाल होंगे, अच्छे किरदार होंगे, इस हिसाब से कब्र में और हश्र के दिन हिसाब किताब होगा। अब मैंने कुर्ता टोपी पैजामा पहन रखा है तो इस हिसाब से नहीं होगा, इसका हिसाब कुर्ता पैजामा लिबास से नहीं होगा, पैंट शर्ट से नहीं होगा, हिसाब अमल का होगा, आपके कर्मों से होगा ना, आपके कर्मों से होगा ना। हाँ, तो फिर टखने से ऊपर पजामा रखो ये किसने बताया? तो अमल का जो हिसाब किताब होगा। नहीं, ये सवाल शबनम का एक सवाल है, शबनम का एक सवाल है, प्लीज जवाब दे दीजिए। क्या? तो फिर पजामा टखने से ऊपर रखो ये किसने समझाया पुरुषों को? क्या वो बेचारे का टखने से नीचे पजामा चला जाएगा तो नमाज जायज नहीं होगी उसकी? नहीं, दोनों शक्ल में नमाज जायज हो जाएगी। अगर टखने के ऊपर है तो भी नमाज हो जाएगी और टखने के नीचे है तो वो भी नमाज हो जाएगी। यही बताना चाहिए ना, ये किसने बता दिया कि टखने से ऊपर रखो? मस्जिद में आप चले जाइए, मार उसके बेचारे की हालत खराब कर देते हैं सारे मौलाना मिलकर। मौलाना छोड़िए, वो जो जितने भी पढ़ रहे होते हैं वो भी उसकी जान खा जाते हैं अगर कोई बेचारा गलती से भी टखने से नीचे पहन जाए। कोई बेचारी लड़की को स्कर्ट पहने देख ले तो मुसीबत बना देते हैं उसकी। अच्छा ठीक है, ओके, चलिए ये बात क्लियर हो गई। देखिए फजील अहमद साहब भी हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर जुड़ चुके हैं। फजील भाई थोड़ा सा रुकिएगा प्लीज, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन बहुत जरूरी है बात करना डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी से, जो कि बाल मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर शशिकांत जी, ये छोटी बच्ची है और इसको फोकस कहां करना चाहिए ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब इस तरह की बच्ची कोई बात करने लगे, इस तरह की बच्ची के मन में दिमाग में कुछ घोल दिया जाए और वो यहाँ पर ये सब कुछ कर रही है कि कब्र वहाँ पर खोदी जा रही है, किसी की कब्र पर सांप बिच्छू, किसी की कब्र पर फूल, और ये कहा जा रहा है कि बुर्का पहनने वाला तो जन्नत जाएगा लेकिन जो बुर्का नहीं पहना है उसकी कब्र पर उसकी मिट्टी को सांप बिच्छू खाएंगे। बच्चे की मानसिक स्थिति में आपसे जानना चाहूंगा। देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है। इसमें मेरा एक आउटलुक है कि शायद वो भगवान के बारे में जानते ही नहीं। उनका माइंड बिल्कुल प्योर होता है, उनकी साइकोलॉजी बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि आप मिट्टी में बीज बोते हैं, उसके बाद उसमें पौधा उगता है, जड़ें खुलती हैं, फिर फूल उगते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बच्चा एक छोटा सा, उसका मन इतना सौम्य है, इतना कोमल, आप उसमें जब भी इस तरह की धार्मिक कट्टरवाद की बातें अगर इंस्टॉल करेंगे तो आप उससे क्या भविष्य की उम्मीद करते हैं? बच्चों को सबसे पहले हमें सिखाना है इंसानियत के बारे में। बहुत सही। बच्चों को अच्छे बुरे की हमसे ज्यादा अच्छी समझ होती है, क्योंकि वो
उनके मन में हमारी तरह किसी चीज को नापने की वैसे पैमाना नहीं है। वो किसी को उनके स्टेटस के तौर पर, किसी की उम्र के तौर पर, किसी की रिलीजन के तौर पर, किसी के कास्ट कल्चर के तौर पर नहीं समझते। वो सिर्फ अच्छे बुरे को समझते हैं। आप एक बच्चे की तरफ मुस्कुरा के देखिए, वो आपको मुस्कुरा के ही देखेगा। आप एक बच्चे को गुस्से का गेस्चर दीजिए, वो आपको गुस्से से रिप्लाई करेगा। वो इतना इनोसेंट होता है। तो अगर हम बच्चों के मन में इस तरह की अभी से ही बातें इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये उनके भविष्य के लिए, हमारे समाज के तो लिए, यहाँ माता पिता की गलती कही जा सकती है क्या, या किसी और की? क्योंकि उसमें मदद तो उन्होंने की होगी, या टीचर्स? बिल्कुल इसमें गलती माँ बाप की भी है, प्लस हमारे जो सामाजिक इस समय जो ये कट्टरपंथ फैल रहा है, ये बहुत गलत है। हाँ। आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा, हमें बच्चों को यही सिखाना चाहिए। सोसाइटी में हम कैसे एग्जिस्ट करें, सबके साथ अच्छे से मिलकर खुश होकर रहें, और हम जिसकी जो मदद कर सकते हैं, प्लस हम अच्छे इंसान बने। और पहले वो जरूरी मैं इसीलिए मैं डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाह रहा था, क्योंकि सोचिए आजकल सभी छात्र, सभी बच्चे वहां जब स्कूल में होते हैं तो मजहब नहीं देखते कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। सब लोग है ना शिक्षा के मंदिर में होते हैं, सब लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। मान लीजिए इस बच्चे को जो सिखाया जा रहा है, ये बच्चे दूसरी बच्ची से बोले कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे साथ वैसा होगा, तो उस बच्चे के दिमाग में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और ये कहां तक, कितना बड़ा आने वाले वक्त में दिक्कत होगी। अब फजल भाई हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हाँ जी जी, कंप्लीट कर लीजिए, कुछ कह रहे होती है एक इंडिविजुअल से, फिर वो घर में स्टार्ट होती है, फिर वो सोसाइटी में पैदा होती है, उससे वो शहर में, उससे वो स्टेट में, उससे वो देश में, उससे वो दुनिया में। अगर आप सारी जो सबसे हैप्पीएस्ट कंट्रीज है इस दुनिया में, अगर आप उनकी लिस्ट देखेंगे तो मैक्सिमम एथीस्ट है। दे डोंट टॉक अबाउट रिलीजन। ठीक है फजल भाई, दे टॉक अबाउट लव एंड टुगेदरनेस। फजल भाई ये बताइए, ये बच्ची को ये जो सिखाया जा रहा है, ये कौन लोग हैं जो दिमाग में इतना जहर घोल रहे हैं? देखिए हिमांशु भाई जी, यहाँ जो डिबेट हो रही है, हाँ। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ जितने लोग बैठे हैं सबसे और आपसे भी, कि कौन सा धर्म अपनी बच्चियों को अधनंगा करके घुमाने के लिए कहता है? कोई धर्म है इस दुनिया भर में? ये जो वेस्टर्न कंट्री का इन लोगों पर बुखार चढ़ जाता है, वहां ईसाई धर्म में भी अधनंगा होकर घूमने के लिए नहीं कहा गया है। औरत और मर्द को अगर अल्लाह ने बनाया है तो सबको, और मर्द को भी पर्दा, ये मर्द को भी नहीं कहा गया। एक बार कंप्लीट हो जाने दीजिए प्लीज नाजिया, एक बार कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। एक बार कंप्लीट हो जाने दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ क्या कह रहे हैं। हाँ, मर्द को भी अधनंगा होकर नहीं घूमना है। अब आप क्या कहिएगा कि निक्कर में जाके नमाज पढ़ लो? ये भी तो बात ठीक नहीं है। अरे भाई, किसी भी आप एंकर हैं हिमांशु भाई, आप कोट पैंट पहने गर्मी के अंदर, आप पहने ना अपना ड्रेस कोड। इसी तरह हर चीज का एक ड्रेस कोड होता है। हर घर में रहने का अलग ड्रेस कोड होता है, बाहर निकलने का अलग ड्रेस कोड होता है। कोई अगर ड्रेस कोड फॉलो कर रहा है तो उसमें दूसरों को दिक्कत क्या है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए सर, नहीं फाजिल भाई मुझे एक बात बताइए, ये जो 2 कब्रों का जो जिक्र किया गया है, जिसमें एक ने नहीं पहने हैं, बुर्का नहीं पहना है और छोटे कपड़े पहने हैं। मान लीजिए जो छोटे कपड़े पहनने वाली जो बच्ची, जो लड़की है, वो बहुत दान पुण्य करती है, वो गरीबों को खाना खिला रही है, भूखों की मदद कर रही है, फिर भी ये कीड़े पड़ेंगे क्या उसकी कब्र पर? देखिए, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है हिमांशु भाई। बहुत से लोग फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बहुत सी चीजें करते रहते हैं, और मैं सोसाइटी में घूमता हूँ, जहां जहां दंगे होते हैं या कुछ भी तरह की अमानवीय घटना होती है, तो बहुत से लोग पैसा लेके जाते हैं और फोटो खिंचा के फिर पैसा वापस ले लेते हैं। ऐसा मैंने खुद देखा। आप बच्चे के माँ बाप के ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे। आप तो सोशल मीडिया में, फाजिल भाई तो सोशल मीडिया में अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए लोग क्या क्या करेंगे और क्या क्या करते हैं। आपका नेशनल चैनल है, बच्ची के परवरिश कम से कम यहाँ डिबेट करने का टॉपिक। नहीं, मुझे नाजिया, माँ बाप जो परवरिश दे रहे हैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आपकी इस स्टेटमेंट से आपको पता है कि मुसलमान बच्चियों का मुस्तकबिल कितना खराब हो सकता है, कितना ज्यादा खराब हो सकता है। क्या जन्नत जाने का ड्रेस कोड हिजाब है? बात किया जाता है, ये है तमीज तुमको? एक बुजुर्ग बैठे हैं हमारे बीच में, हमारे आलिम हैं वो, हमारे आलिम के लिए क्या बात बोल रही हो? यही परवरिश है तुम्हारी। पहली बात, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। नहीं फाजिल भाई उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, ना ही रजवी साहब से कुछ गलत कहा, ना ही कोई विवादास्पद शब्दों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन बस वो नाजिया एक बात पूछ रही हो। नाजिया, आपका सवाल क्या यही है ना कि एक बच्ची इस तरह की बातें करती है, उसकी शिक्षा पर उसके घर वाले उसको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, जहन में क्या डाल रहे हैं, इस पर एक सवाल क्यों नहीं उठा? एग्जैक्टली,
कि माँ बाप की परवरिश और अपब्रिंगिंग पर भी सवाल उठना चाहिए और उसके माँ बाप को भी डॉक्टर को बुला करके पूछना चाहिए और पुलिस को भी बुला करके पूछना चाहिए कि आपने अपनी बच्ची को इस प्रोजेक्ट में हेल्प किया, तुमको यही तो क्या सिखाया विवाद कि फैलाने बुजुर्ग के आलिम लिए हमारे हेल्प किया? बीच में बैठे हैं तो उन पर तनकीद करो। कल्प्रिट माँ बाप सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने। आप क्यों पर्सनल हो रहे हैं फाजिल भाई? यही सिखाया फाजिल भाई क्यों पर्सनल हो रहे हैं? कुछ नहीं कहा उन्होंने। उन पर तनकीद मेरे करो माँ तुम बाप बैठ को करके, बताइएगा नहीं तो उनसे मैं ज्यादा आपके माँ काबिल बाप बन को जाओ, चली आऊंगी। मैं अभी जिन्होंने भी आप अपनी बात पूरी करके बात जिंदगी करती जो हूँ। है, मैं अभी भी आप बात जिसने करके अपनी बात पूरी करती हूँ, मुझे जिंदगी दूसरा इल्म में करना बिता आता है, दी, बहुत अच्छे उसके से। ऊपर तुम बहुत तनकीद अच्छे करो से बैठ दूसरा करके, यही करना माँ बाप आता ने है सिखाया मुझे। है। अपनी इसीलिए इज्जत को तुमको संभालो। कुछ गलत नहीं बोला। खुद संभालो बड़े फाजिल। छोटे का लिहाज अपनी करना, इज्जत को कभी भी संभालो एक परिवार फाजिल। के अंदर जन्नत जाने छोटे का बड़े का लिहाज जन्नत जाने करना का ड्रेस कोड एक क्या हिजाब सिखाया है? जाता है, मुस्लिम संस्कार बेटियां होता है। जन्नत तभी कभी जाएंगी भी जब वो हिजाब बदतमीजी पहनेंगी। क्या नहीं क्या किसी के साथ तुम करना मुस्लिम चाहिए। क्रिएट कर रहे हो? और एक क्या बुजुर्ग हमारे आलिम बेटियों को की सिखा इस रहे हो तरह से तुम? नहीं, तनकीद कर आप रही हो, मुद्दा डाइवर्ट कर रहे हैं प्लीज। एक बजाय मिनट उसको रुकिए। सुनने शबनम के, शबनम क्या समझी आप? क्या समझी मौलाना आप? रिजवी साहब पर कभी हम खुद मौलाना रिजवी साहब से सीखते हैं। अरे तो हम कोई खुद बहुत किसी इज्जत ने करते हैं। वो कुछ जब बोलते हैं, सुनिए मेरी बात को सुनिए। किसी ने क्या कह एक दिया मिनट भाई? प्लीज, एक मिनट डाउन करिए। फाजिल भाई मेरी बात सुनिए। हम नहीं बोलते। रिजवी साहब यहां पर बैठे हैं, उनको कोई बात बुरी लगेगी, उनकी जुबान है, वो खुद अपनी बात बोल सकते हैं, आपको उनकी पैरवी करने की जरूरत है नहीं है। और कुछ उनको कोई गलत नहीं बोलेगा, ये मैं यहां पर हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। हमारे आलिम है। मेरी जिम्मेदारी है कि कोई उनको यहां पर गलत नहीं बोल सकता। करेगा तो हमको बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे सम्मान नहीं वो है। हमारे बुजुर्ग हैं। अच्छा ये बर्दाश्त हो रहा है आपको? ये बर्दाश्त हो रहा है? एक छोटी सी बच्ची क्या बोल रही है, ये बर्दाश्त हो रहा है आपको? ये एक छोटी सी बच्ची को क्या शिक्षा दी जा रही है, ये बर्दाश्त हो रहा है आपको? इसका भविष्य क्या होगा, ये बर्दाश्त हो रहा है आपको? हिमांशु भाई, हमारे भारतीय संस्कृति में बाप बेटा को जूता मार सकता सुनिए है, लेकिन सुनिए बेटा भी सुनिए क्या बाप को सुनिए जूता सुनिए मारेगा? आप अपना बताइए, क्या आपको ये बर्दाश्त हो रहा है कि एक छोटी सी बच्ची इस तरह की बात कर रही है? बस हिमांशु अब भाई, आप भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, वैसे आप मेरा अपना बात करते हैं। आपके इतना बड़ा नेशनल हमारे चैनल नहीं है नहीं मैं आपका। बता रहा हूं ना, वैसे आपको आप भी इन सब चीजों पर नहीं आप सोचना दीन की चाहिए। बात ये करते हैं, सब वैसे आप ईमान की बात बढ़ाने के करते हैं, लिए वैसे आप किए जाते हैं। इस्लाम की बात करते हैं, वैसे आप शरिया की बात करते हैं, लेकिन अब भारतीय संस्कृति की बात हो रही है। शबनम जी क्या समझ रही हैं आप? संस्कृति में और शबनम इस्लाम जी में क्या कोई समझ रही हैं आप? फर्क ठीक है, नहीं बहुत वक्त दिया। हिमांशु शबनम भाई, जी, शबनम जी। अगर कब्र का अजाब ही दिखाना था तो मौलाना की भी तो कब्र दिखा सकते थे कि जो मौलाना टीवी में बैठ बैठ के झूठ बोल कर गए, इस्लाम धर्म को बदनाम किया, उनकी पे कीड़े पड़ेंगे, और जो अच्छा जो आलिम फाजिल है उनके पे फूल पड़ेंगे, वो भी तो दिखाया जा सकता था। अगर दिखाना ही चाह रहे थे कब्र का अजाब, मौलाना को भी तो दिखा सकते थे कि जो रमजान में भी टीवी में बैठेंगे उनकी कब्र पे कीड़े पड़े हुए हैं, इस तरीके का भी तो दिखा सकते थे। हालांकि मैं दोनों के ही खिलाफ हूं, ना उनका दिखाना चाहिए ना उनका दिखाना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। और दूसरी बात, वो स्कूल वालों को छोड़िए कि मेरे बड़े भाई फाजिल भाई बैठे हैं, मैं फाजिल भाई का इसलिए भी डबल रिगार्ड करती हूँ, मेरे फादर का नाम फाजिल खान है। मैं बोल रही हूँ बहुत इनको शुक्रिया। कि वो जो रील बना रहे हैं दिन रात, जिनके लड़कों के निक्कर उतरे हुए हैं और मुस्लिम लड़कियां भी उनके साथ एक साथ बना रहे, हिंदू भाई भी साथ में मिलकर बना रहे, हिंदू लड़कियों के साथ भी वो उनको भी इस तरीके के कपड़े पहना पहना के, लड़कों की बात कर रही हूँ मैं, मुसलमान लड़कों की, वो हिंदू लड़कियों को भी छोटे कपड़े पहना पहना के रील बना रहे हैं। और मुसलमानों की पता नहीं कितनी बेटियां जो फिल्मों में काम कर रही हैं, सीरियल में काम कर रही हैं, वो क्या क्या कर रही हैं, कहीं जिम कर रही हैं, कहीं कुछ और कर रही हैं। उनके लिए आपने कौन सी मेहनत कर ली है? कौन सी बेटी को सुधारने की तरफ लेकर गए हो? और क्या कपड़े से ही वो खराब होगी? इधर सुनिए, आपके अपने ही रिश्तेदार ढूंढ के देखेंगे ना तो 50 रिश्तेदार कच्चा बनियान में मिल जाएंगे आपके, तो फिर आप कहेंगे कि खराब शब्द बोल दिया। आप यहाँ पर बैठ के दूसरी बहन को कुछ भी कहते रहे। भाई किसी के माता पिता तो उसके पकड़े जाने चाहिए जो स्कूल में सब कुछ चल रहा है और बैठकर देख रहे हैं। अगर वो रील आई थी तो माँ बाप को FIR दर्ज करा देनी चाहिए थी थाने जाकर कि हमारी बेटी को देखिए क्या सिखाया जा रहा है। और वो पक्का, हिमांशु भाई, वो पक्का स्कूल इस्लामिक ही होगा, आप पता लगा लीजिए, चाहे कोई इस्लामिक स्कूल होगा वो पक्का। वैसे वाले स्कूल में ये चीज नहीं सिखाई जा सकती। रिजवी साहब, इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा की गुणवत्ता बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे तो कच्चा घड़ा होते हैं। अभी हमारे शशिकांत भाई भी बता रहे थे, डॉक्टर साहब, बच्चे के तो मन कोमल होता है, आप उसे जिस तरफ ले चलेंगे वो उस तरफ ही चल पड़ेगा। नहीं, तो आप उसकी कोमलता छीन रहे हैं, आप उसका बचपन छीन रहे हैं। रिजवी साहब ये बताइए, रिजवी साहब ये कट्टरता का पार्ट नहीं है क्या? आप बहुत जिम्मेदारी के साथ कई बार बात रखते हैं, बताइए एक छोटे से बच्चे पर इसका क्या दिमागी तौर पर असर पड़ेगा? ये कट्टरता का पार्ट नहीं है? हाँ, देखिए, मैंने शुरुआती दौर में बताया था कि हिंदुस्तान में दो तरह के विचार हैं, एक कट्टरपंथी विचारधारा और एक सूफी विचारधारा।
तो दो तरह के विचारधारे हैं। और जैसा अभी एक मोहतरमा कह रही थी कि ऊंचा पैजामा और नीचे पैजामा की बात कह रही थी, तो मैं बता रहा हूँ कि ऊंचा पैजामा पहने या नीचा पैजामा पहने, नमाज दोनों शक्ल में हो जाएगी। अब रह गई मारने पीटने की बात, आप भी तो रमजान में कैमरा फेस कर रहे हैं। मारने पीटने की बात जो कही थी, तो मैं मारने पीटने की जो बात कही थी कि मौलाना ने उसको मारा, तो देखिए ये अगर किसी ने किसी को मारा है तो ये गलत है। इसका इस्लाम जो है तशद्दुद का कायल नहीं है। इस्लाम जो है बहुत रहमदिली का, रवादारी का मजहब है। अभी एक मौलाना ने रमजान में एक लड़के का बलात्कार किया, वो वहां पर पहुंचे क्या मौलाना साहब या फाजिल भाई? अब बोल लेने दीजिए। आप लोग तो मौलाना फोबिया में मुलविस हैं, मौलाना फोबिया के शिकार हैं आप लोग। मौलाना फोबिया कहाँ से आ गया सर? मौलाना फोबिया कहाँ आ गया? यहाँ पर बात एक छोटी बच्ची की है। सोचिए, ये बच्ची जब आगे बढ़ेगी तो कितने लोग ऐसे होंगे जहां तक ये अपने ऐसे विचारों को पहुंचाएगी। सोचिए इसका भविष्य कैसा होगा, कितना किस और अंधकार की ओर ये जा रही होगी बच्ची। अभी इसको रोकना होगा, अभी इसको समझाना होगा। मैंने कहा इस विचार के, बच्ची से हजारों बच्चे इन विचारों की तायद मैंने नहीं की, मैंने समर्थन, इन विचारों का समर्थन मैंने नहीं किया। फाजिल जी कह रहे हैं ना, फाजिल जी कर रहे हैं इस्लाम तो तालीम नहीं, फाजिल जी दानिश्वर आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, मशहूर शख्सियत हैं और उनका अपना नजरिया है। देखिए तालीम की तरफ तो इस्लाम ने बड़ी तवज्जो दी है, बहुत तवज्जो दी है। और कुरान की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, फिर उस बाद में कई हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं और कि इल्म का हासिल करना फर्ज करार दिया मर्द और औरतों पर। फिर दूसरी हदीस में फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। हाँ, ये है कि सॉफ्ट इस्लाम, ये जो इस्लाम को पुरतशद्दुद अंदाज में पेश किया जाता है, कट्टरपंथी विचारधारा के साथ इस्लाम को पेश किया जाता है, ये सरासर गलत है। ये गलत है। इसका समर्थन बताइए फाजिल भाई, मानते हैं गलत? नहीं मान रहे गलत है। फाजिल भाई आप मानते हैं गलत? देखिए, सही और गलत कोई भी इस्लाम जो है या कोई भी मजहब, भगवान अपने बंदे से डायरेक्ट उसकी हिसाब किताब होना है। कोई हम दूसरे और तीसरे को उस पर सही और गलत कहने का अधिकार नहीं है सर। लेकिन जो ऐसी शिक्षा दे रहा है, कुछ गलत किया है सर, जो ऐसी शिक्षा दे रहा है फाजिल भाई, जो ऐसी शिक्षा दे रहा है उसका क्या? मुझे ये बताइए, एक मुस्लिम लड़की, सर एक मुस्लिम लड़की डाउन नहीं, फाजिल भाई बस ये बताइए, एक मुस्लिम लड़की जो छोटे कपड़े पहनती है, क्या उसके लिए ऐसा उदाहरण देना सही है? बस ये बताइए। नहीं, छोटे कपड़े तो कोई धर्म नहीं सिखाता पहनने के लिए। औरत एक लज्जाशील वस्तु है, उसको शरीर में जो है अपने, अच्छा, औरत को अल्लाह ने जो बनाया, एक सवाल और आया धर्म में, सुनिए ना, लोग सवाल पूछते हैं। एक सवाल फाजिल भाई एक बात बताइए, आप निखत जरीन को जानते हैं जी? निखत जरीन को जानते हैं आप? निखत जरीन नहीं, हम नहीं जानते। आप कैसे नहीं जानते? निखत जरीन भारत की मुक्केबाज हैं जिन्होंने भारत को विश्व मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जितवाया और न जाने कितने पदक उन्होंने भारत के लिए जीते हैं। लेकिन उसके लिए पक्ष में खड़े हैं। निखत जरीन भारत की ऐसी मुक्केबाज है जो ओलंपिक तक गई है, भारत का मान सम्मान ऊपर किया है। क्या वो बुर्का पहनकर मुक्केबाजी करेंगी? को जानते हैं, लेकिन हम मैरी कॉम को हमने सुना, जानते हैं, मिले भी हैं उनसे। मुझे ये बताइए निखत जरीन पर क्या कहेंगे आप? निखत जरीन इतनी बड़ी मुक्केबाज, इतनी बड़ी मुक्केबाज है, स्वर्ण पदक दिलाया, वो क्या है? बिल्कुल, देखिए उनका एक तरीका है। अब वो स्पोर्ट्स कर रही है, हाँ। तो उनका भी ड्रेस कोड है, हाँ। वो ड्रेस कोड उस वक्त क्या सलवार जंपर पहन के खेलेगी? तो मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूं। वहां पे इस्लाम छूट देता है। सुनिए मेरी बात, वहां पे इस्लाम छूट देता है। अब क्या सानिया मिर्जा सलवार जंपर पहन के खेलेगी? हाँ। देखिए वहां पे जहां मजबूरी होती है, हमारे यहाँ बाल को रंगना हराम है, लेकिन वही ये भी कहा जाता है कि जंग के मैदान में दुश्मन आपको कमजोर न समझे, इसलिए आप बाल रंग सकते हो। तो चीजें हर जगह तरीके से इस्लाम ने सबको छूट दे रखी है। वही चीज हर जगह तरीके से, और शिक्षा, स्कूल, वहां भी तरीका होता है। सुनिए, एक पॉइंट कह रहे हैं आप, पॉइंट कह रहे हैं शबनम जी, मैं तुरंत आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ, सबके पास। सबसे पहले शबनम, औरत तो छोड़ दीजिए, सबसे पहले शबनम, एक मिनट पर्दा करने के लिए कहा है। सुनिए, इस्लाम प्लीज मान रहे हैं ड्रेस कोड होता है, तो फिर स्कूल में हिजाब लगा के जाएगी बेटी, ऐसा किसी सिखाया? हाँ बताइए, बहुत सही सवाल, प्लीज सुनिए, सवाल बहुत अच्छा है, प्लीज सवाल बहुत अच्छा है, सुनिए। हाँ शबनम पूछिए। जब
जब आप कह रहे हो हर जगह का ड्रेस कोड होता है, आदमी तो को फिर भी ये पर्दा बताइए, करने के लिए अरे कहा सवाल गया है। सुन लीजिए भाई, इसके लिए सवाल प्रदर्शन सुन लीजिए, किया सवाल लोगों सुन ने। लीजिए। हाँ फिर से एक बार। हिमांशु भाई, जब हर जगह ड्रेस कोड होता है, फाजिल भाई ने मान लिया, तो मैं पूछ रही हूँ फिर बेटी स्कूल में हिजाब लगा के जाएगी, इसके लिए दुनिया भर के प्रदर्शन और नाटकबाजी क्यों की गई? नहीं, स्कूल में वहां खेलना थोड़े है उसको, वहां तो क्यों? अच्छे से स्कूल में पहन के जाना कल्चरल है। एक्टिविटीज नहीं होती? स्कूल में एक्टिविटीज नहीं होती? अगर स्पोर्ट्स करना होगा तो हिजाब वहां पर भी आप उसे, इस बेटी को भी देख लीजिए, इस बेटी को भी पूरा बुर्का उड़ा के बिठा रखा है जाने का बच्ची ड्रेस कोड अलग है। अब हम सफेद नाजिया, कुर्ता पहन के नाजिया क्यों एक बात यहाँ समझ में आती है। डॉक्टर साहब बिल्कुल आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। अगर मान लीजिए हिमांशु भाई, हाँ अगर मैं बनियान पहन के बैठ जाऊं तो आप अलाउ करेंगे? सुनिए ना, आप सुनिए ना। बताइए, अगर मैं बनियान पहन के वैसे यहाँ आप बैठ जाऊं, वैसे आप देखेंगे, allow करेंगे हमको? वैसे आप देखेंगे, करेंगे allow? आपके जानने वाले बहुत सारे लोग होंगे और बहुत सारे लोग होते हैं जो बनियान और लुंगी में ही ज्यादातर रहते हैं। कभी उनके लिए फतवा, उनके लिए कभी ऐसी सारी चीजें नहीं कही जाती, लेकिन बेटियों के लिए कह दिया जाता है। नाजिया प्लीज बोलिए, नाजिया। नाजिया, हिमांशु जी, मेरा ऐसा समझना है कि ये बच्ची बहुत छोटी है, क्लास 4 में पढ़ रही है, इसको काउंसलिंग की जरूरत है, प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है और लीगल एक्शन इसके पेरेंट्स के ऊपर लेने की जरूरत है और उस स्कूल की पूरी जांच करवाने की जरूरत है कि आखिर वो स्कूल किस संगठन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने मुस्कान का एपिसोड देखा था, बाद में पता चला था कि अलकायदा के लिए वो काम करती है। तो मुझे उस बच्ची की चिंता हो रही है, किसी डिबेट की चिंता नहीं है, क्योंकि वो 4th क्लास में है और अभी से इतना आतंकी दिमाग है और जिस तरीके का उसने प्रोजेक्ट रेडी किया है वो आतंक से जुड़ा हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और हमेशा से टारगेट मुसलमान बेटियों को किया जाता है, उसकी आजादी को किया जाता है, उसके वोकल वॉइस को किया जाता है, जिसको अब खत्म करने की जरूरत है। इसलिए इस बच्ची का काउंसलिंग और इसके माँ बाप का इंटरोगेशन बहुत जरूरी है। ठीक है। अब डॉक्टर साहब आप ये बताइएगा, ऐसी बच्ची, चलिए एक तो कॉलेज स्कूल वालों को ये प्रोजेक्ट वहां पर रखने ही नहीं देना चाहिए था, माँ बाप को भी ये बात सोचना चाहिए था, लेकिन जब वो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि और भी बच्चे जब इस बच्ची के साथ बात करेंगे उन पर क्या असर होगा? क्योंकि मैंने सुना है कि बच्चों और बच्चों के बीच की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है। बच्चों में फिर मैं इसी बात को रिपीट करूंगा, सबसे अच्छी चीज वो अपने आप को धर्म कास्ट कल्चर से नहीं पहचानते, वो अपने आप को कर्म से पहचानते हैं, बिहेवियर से पहचानते हैं। आप समाज में रहते हैं, आप अपने बिहेवियर की वजह से जाने जाते हैं। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कैसा हेयर स्टाइल रखते हैं, से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से बढ़ता है दूसरे से कैसे बिहेव कर रहे हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट, हम जिस देश में रहते हैं यहाँ तो शुरुआत से इतने रिसर्च स्कॉलर आते रहे हैं, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय हो, चाहे पुरानी जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज नहीं है, तो हमारा देश जाना ही कल्चरल एक गैदरनेस से जाता है कि हम आपस में इतना प्यार मोहब्बत सब लोगों के अंदर है। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चे को अभी से ये चीजें अगर ग्रो हो जाएंगी। नहीं डॉक्टर साहब, वही एक बच्चे की सोच ऐसी है, एक बच्ची इस तरह की बातें कर रही है, सबके बीच कौन कर रहा है, उसको मोटिवेट कौन कर रहा है? उसको मोटिवेट पेरेंट्स कर रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, एक बच्ची जब इस तरह की बातें कर रही है तो बाकियों के बच्चों पर उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर हर बच्चा कल को इसी तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो गया, इस तरह की कट्टरपंथ बातें करने लगा, आप स्कूल का माहौल समझिए क्या हो जाएगा, वो तो अफगानिस्तान बन जाएगा। क्या चाहते हैं आप वहां पर सब बच्चे इसी तरह की बातें करें, इसी तरह से कास्ट कल्चर को प्रमोट करें? स्कूल टीचर्स क्या कर रहे हैं और पेरेंट्स ने कैसे मोटिवेट किया? सबसे इंपॉर्टेंट गलती इसमें पेरेंट्स की है। कल को अगर यही बच्ची कहीं मुझे एक बात और जाननी है डॉक्टर साहब, मुझे एक बात और जाननी है आपसे कि वो नेगेटिव लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होगी। ठीक है, मुझे एक बात और बताइए डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी, छोटे बच्चे जैसे कि शबनम जी कह रही थी कि कच्चे घड़े की तरह होते हैं, आप जैसा उनको ढालेंगे वैसे वो ढल जाएंगे। अगर बच्ची अभी इस तरह की बात कर रही है, अब इसकी काउंसलिंग होगी तो कितना वक्त लगेगा इसको वापस आने में, नॉर्मल होने में? क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल होने में कितना वक्त लग सकता है? एक बहुत छोटी सी बात, चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत सिंपल होती है। बच्चा सेकंड में इन्फ्लुएंस हो सकता है, नेगेटिव चीज से पॉजिटिव चीज से भी, लेकिन वो इन्फ्लुएंस उसका किस डेप्थ तक है ये मैटर करता है। अब इस बच्चे के लिए जरूरी है सबसे पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं बच्चे ज्यादा जरूरी है पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी। बहुत सही बात आपने कही कि आप अपने बच्चे को क्या परवरिश दे रहे हैं, आप अपने बच्चे को समाज में क्या देखना सिखा रहे हैं, कौन सा चश्मा पहना रहे हैं इसको। तो फाजिल भाई, क्या ये बात सही है कि कई जगह ऐसा होता है कि आरोप जैसे लगते रहे, सोसाइटी की आरोप लगते रहे हैं कि कुछ कट्टर लोग होते हैं, कई जगह अवैध मदरसे होते हैं, वहां पर इस तरह की बातें की जाती हैं और इसी बात से ये छात्र आज इस तरह की बातें कर रहे हैं जो खतरा है, रोक लगनी चाहिए।
सोशल साइंस में हम लोगों ने पढ़ा है, कूले का आत्मदर्पण का सिद्धांत है। बहुत मतलब वैज्ञानिक बात मैं बता रहा हूं, धर्म से ऊपर उठ करके। कूले का आत्मदर्पण सिद्धांत ये कहता है कि एक बच्चा, समाज उसके लिए एक दर्पण है। समाज को देख करके जिस तरह हम शीशे में देख के अपने को सजाते संवारते हैं, उसी तरह से एक बच्चा, समाज उसके लिए एक दर्पण होता है। उस दर्पण में देख करके वो अपने को बनाता है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमने अपने समाज को ठीक करना है। अपने समाज में आप क्या चीजें दे रहे हैं और इन सब चीजों दिल पे हाथ रख के एक बात बोलिएगा, दिल पे हाथ रख के एक बात बोलिएगा। आपने कहा एक बच्चा होता है, दर्पण की तरह होता है, शीशे में देख के बोलता है। दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, ये बच्ची जो चौथी क्लास में, ये समाज को देख के सीख रही है या घर वालों को देखकर? देखिए, घर से हो रहा है ना शुरुआत, घर से शुरुआत हुई कि नहीं हुई इसकी, या वो बाहर जा रही है समाज में देख रही है कि समाज में क्या है? पेरेंट्स आपके पहले शिक्षक होते हैं, आपका घर आपका हिमांशु भाई, स्कूल में क्या है, क्या सभी बच्चों को यही सिखाया जा रहा है? इस तरीके के जो इस्लामिक नाम रखकर स्कूल खोले हुए हैं, उन पर भी तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ना कि क्या वो यही सब सिखा रहे हैं बच्चों को? यहाँ बेटी की बात नहीं है, बेटा भी वही सीख रहा होगा। यहाँ एक बच्ची की बात नहीं है, उसका परिवार भी वही सीखा हुआ होगा। आप समझिए इस बात को, इसको गंभीरता से लेना चाहिए सरकार को। नाजिया, क्या कोई आगे आएगा? नाजिया, आप लोग आगे आए। नाजिया, आप आगे आई, शबनम आगे आई। बहुत सी मुस्लिम महिलाएं जो आज आवाज बुलंद कर रही हैं, और ये जो इनको सिखाया जाता है बचपन से, उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती हैं। लेकिन क्या पुरुषों में किसी को आगे नहीं आना चाहिए? मौलानाओं में किसी को आगे नहीं आना चाहिए? यही तो हिमांशु जी दुर्भाग्य है कि अभी देखिए रिजवी साहब है, उन्होंने मौलाना फोबिया कह दिया। फाजिल भाई तो मेरे माँ बाप को भी गरियाने लगे, आराम से नेशनल न्यूज टीवी पर बैठ करके मुझे भी उल्टा सीधा बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं। लेकिन कभी उन मुसलमान पुरुषों के बारे में बोलिए जो बलात्कार करते हैं, उन इमामों के बारे में बोलिए जो मस्जिद के अंदर बलात्कार करते हैं, उन हाफिज कुरान के अगेंस्ट में बोलिए जो मदरसे के अंदर रेप कर देते हैं। कभी उनके बारे में भी तो आप लोग बोला करें। आप एक्सेप्ट कीजिए फाजिल भाई कि इस बच्ची ने जो दृश्य दिखाए हैं, जो एग्जीबिशन का उसने रेडी किया है, उसमें तो उसके माँ बाप ने हेल्प किया होगा। तो इसका मतलब है कि ये मानसिकता उसके माँ बाप की है और बच्ची का कहीं ना कहीं मुस्तकबिल खराब हो रहा है। फाजिल भाई, शॉर्ट में बताइएगा, क्या वक्त नहीं आया कि आप जैसे लोग जो जिम्मेदार लोग हैं वो आए आगे और बोले उन माँ बाप से कि बच्चों को ये पाठ तो कम से कम मत पढ़ाइए? देखिए, बच्चों को आप इतना पीछे मत लगिए, डे बाय डे वो खुद ही सीख जाते हैं। अरे ऐसा नहीं है कि सब माँ बाप जो सिखा रहे हैं, या फिर ये बताइए ना, अगर वो ऐसे माहौल में रहेंगे तो क्या सीखेंगे? तस्वीरें देखिए। हिमांशु भाई, आप हमको आप बोलने नहीं देते हैं। नहीं, आप मुद्दे पर आप जिम्मेदारी से बताइए, आप बताइए। सुना तो कीजिए हमको, आप हमको बोलने ही नहीं देते। खुद से क्या सीख रहे हैं? एक लाइन बोले नहीं कि आप एकदम मैंने बहुत इत्मीनान से आपको सुना। फाजिल भाई, बहुत इत्मीनान से सुनता हूँ, वक्त मेरे पास कम है। ये बताइए, आप लोग जिम्मेदारी के साथ आगे आएंगे कि नहीं आएंगे माँ बाप को समझाने? कभी भी हम लोग बच्चों को कभी भी इन सब चीजों को अगर लीगल जरूर समझाते हैं, लेकिन कभी फोर्स नहीं कर सकते। बच्चे अपने आप सीखते हैं, उनको सीखने दीजिए। वो धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे, उनको आप फोर्स नहीं कर सकते। उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं। आप सभी लोग देखिएगा, क्या बच्चे ने ये खुद सीखा होगा? क्या बच्चे ने ये खुद सीखा होगा या फिर उसको फोर्स करके सिखाया गया होगा? सोचिएगा, समझिएगा कि हम अपने बच्चों को किस ओर ले जा रहे हैं। उनको कब्र के बारे में बता रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि विज्ञान कैसे आगे बढ़ रहा है, आने वाले वक्त में मुल्क कैसे तरक्की करेगा, देश कैसे तरक्की करेगा। लेकिन नहीं, यहां पर बताना है कब्र में कहां पर सांप बिच्छू लगेंगे, कहीं पर फूल बरसेंगे। बहुत सोचने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए।